गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है ना। ऑनलाइन क्लास में आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उसके पहले मैंने आपकी एक गूगल मीट में क्लास ली थी जिसमें आपको मैंने फर्स्ट लेसन शुरू करवा दिया था, है ना। फर्स्ट लेसन कौन सा था बच्चों ना? फर्स्ट लेसन का नाम हमारा क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे हमने देखा लोहे पर जंग लगना, श्वसन। फिर हमने देखे थे कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा था बच्चों कि उसमें क्या होता, अभिकारक और उत्पाद दो रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का रहता है उसमें हम क्या लिखते हैं? अभिकारक लिखते हैं और प्लस का निशान लगाते हैं। फिर तीर का निशान लगाने के बाद राइट हैंड साइड हम उत्पाद लिखते हैं, है ना, जो बनता है। ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखे थे कि हमने क्या क्या है ना, क्या क्या है मतलब। तो उसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है ना, और गैस का उत्सर्जन होता है। इतना हमने पढ़ा था। शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण दोनों के हिसाब से हमने देखा था। ठीक है। अब हम देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे संतुलित करते हैं। तो इसमें आप चरण के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो हमने 9th पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है ना बच्चों। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले क्या कहते हैं? अभिकारक, और उसके पश्चात क्या लिखते हैं हम? उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है तो वहाँ पे दोनों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संतुलित माने क्या है बच्चों? संतुलित से ही आपको पता चल जाता है कि समान होना। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं? चरणबद्ध के अनुसार संयुक्त करते हैं, है ना। एक के बाद इसको हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला क्या है? पहला चरण। ठीक है। पहला चरण। तो रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के वो ऊपर बॉक्स बना लेते हैं। किस प्रकार बच्चों? यहाँ देखिए आप कि क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर, ठीक है, और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे हमने ये रासायनिक समीकरण हमारा क्या है? Fe+H2, है ना। फिर तीर का निशान, ये क्या? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद। तो इसमें क्या करते हैं? ये पहले हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया, फिर इसके चारों ओर हम बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, है ना, यहाँ आप देखो कि इसमें जो है परमाणु संख्या जो है बराबर नहीं है। यहाँ क्या है? अभिकारक में Fe कितना दिया? उसकी परमाणु संख्या 1 दी है, H2 की 2 दी है, और ऑक्सीजन की 1 दी है। जब उत्पाद बना तो यहाँ क्या है? Fe की परमाणु संख्या कितनी दी है? 3 दी है, ऑक्सीजन की 4 दी है। फिर ये देखिए H की कितनी दी है? 2 दी है। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो कैसे करते हैं? पहले चरण में हम क्या करते हैं कि जो हमको रासायनिक समीकरण दिया है उसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कर लेते हैं? बॉक्स में कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है? इस समीकरण को संतुलित करते समय, जब इसको हम संतुलित करते हैं तो बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बॉक्स के अंदर की जो परमाणु संख्या है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद चरण 2 है। चरण 2 में क्या दिया? क्या? समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या हम नोट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ Fe की क्या है? Fe, और ये क्या है?
है ना। ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है बच्चों, अभिकारक, ठीक है। और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारक और राइट हैंड साइड के उत्पादक है। तो इसमें Fe की संख्या कितनी दी है बच्चों, Fe कितना दिया, यहाँ देखिए 1 दिया है, ठीक है। और उत्पाद में Fe3 कितना दिया है, आयरन 3 दिया है ना। यहाँ पे देखिए H कितना दिया है, अभिकारक में 2 दिया है, ठीक है। और वहाँ भी उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना दिया, 2 दिया। ऑक्सीजन देखिए अभिकारक भी कितना दिया बच्चों, 1 दिया है। और यहाँ पे उत्पाद में कितना बना, 4। तो ये संतुलित नहीं हुआ है। इसको हमको क्या करते हैं, हम इसको हम संतुलित करते हैं। तो चरण 3, अब चरण 3 में क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर समूहित करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले जो तत्व हैं, है ना, उसको अभिकारक या उत्पाद की साइड क्या करते हैं, अनुचित गुणांक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सबसे अधिक क्या है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये H2 कितने हैं, ठीक है बच्चों, ये 2 है ना। तो क्या करना है हमको, 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, 4, है ना। इसको हम 4 से अनुचित गुणांक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, है ना, यहाँ H2 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 4 से हमने गुणांक किया तो ये क्या हुआ, Fe3O4 और H2, तो ये हमने 4 लिखा, ठीक है। तो यहाँ कितना, आप देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 आ गया आपका, है ना। तो यहाँ भी ऑक्सीजन O कितना दिया, 4 है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा आंशिक रूप से संतुलित हुआ है ना, आंशिक रूप से संतुलित हुआ है, पूरा हमें संतुलित नहीं हुआ है। अब चरण 4 में हमको क्या करना है, चरण 4, है ना, चौथे चरण में हमको क्या करना है, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करेंगे। जैसे हमने चरण 3 में किया कि ऑक्सीजन हमने 4 देखा तो उसके आगे हमने 4 लगा के इसको संतुलित कर दिया। तो इसमें भी हमें सभी तत्वों को जैसे चरण 3 में किया उसके हिसाब से संतुलित करना है। अब यहाँ देखो अभिकारक में Fe कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ हम Fe के सामने कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ देखो जो ये बना, ठीक है, Fe3, उत्पाद में Fe कितना दिया है ना, 3 दिया है। तो ये देखो यहाँ भी अभिकारक में भी Fe3 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना दिया है, वो कितना दिया, 4 दिया है। तो उत्पाद में भी 4 है और अभिकारक में भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए H कितना दिया है ना। यहाँ देखो, अब ये देखो ये H कितना, 2 है, 4 में हमने गुणा किया ये दोनों का, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ भी देखो हाइड्रोजन कितना दिया, H कितना दिया, 2, 2 चौको 8। तो ये क्या, ये कौन सा समीकरण बन गया बच्चों, ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण बन गया हमारा, है ना। अब हमारा क्या बन गया, ये संतुलित समीकरण बन गया। तो सभी तत्वों में परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, संतुलित समीकरण। समझ में आया बच्चों कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब अभिकारकों और उत्पादों को भौतिक अवस्था में लिखना, इसको हम क्या करते हैं, भौतिक अवस्था में भी लिखते हैं, है ना। तो संतुलित समय को क्या करना है, अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था में भी हम लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण की अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाई जाती है। अभिकारकों तथा उत्पादों में गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को हम किस रूप में लिखते हैं, कैसे दर्शाया जाता है। ठोस को हम एस के द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, है ना, ठोस सॉलिड। द्रव लिक्विड को हम एल के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। और गैसीय अवस्था गैस को हम जी के अनुसार दर्शाते हैं। अब जलीय विलयन, है ना, तो इसको हम एक्वा के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। अब ये संतुलित समीकरण हमारा ये वाला हो गया बच्चों। तो ये देखो, जो ये क्या है, Fe क्या है, सॉलिड है, Fe क्या है, सॉलिड है ना, प्लस H2O गैस, है ना, जी के द्वारा दर्शाते हैं इस अभिक्रिया में। अब H2 क्या है, वैसे देखा जाए तो पानी का सूत्र है बच्चों, है ना। इसका सूत्र ये पानी का सूत्र है, लेकिन इसको जी के द्वारा, गैस के द्वारा दर्शाया गया है। तो इस
अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है ना। इस अभिक्रिया में जो जल का उपयोग है भाप के रूप में किया गया है, इसलिए हम H2O को G के द्वारा गैस के साथ दर्शाते हैं। अब ये हमारा क्या होगा, अभिकारक हो गया है ना। अब क्या है, जो उत्पाद बनता है उसमें Fe3O4 ये सॉलिड हो गया और जो हाइड्रोजन है वो गैस है। इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, चरण 6वां क्या है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक जो रहते हैं आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है, उसको भी दर्शाया जाता है ना। तो इस प्रकार हम क्या है कि समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आज बच्चों आपने देखा, इसके पहले आपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, वो आज हमने सीख लिया है। तो बच्चों आपको आपको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आए बच्चों वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो आज हमने देखा। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया है ना। तो आप अच्छे से इसको पढ़ना, बुक में आपके दिया हुआ है ना। बुक में पूरा आपके ये दिया हुआ बच्चों, पूरा ये आपके बुक में देखिए दिया हुआ है, पूरे चरण दिए गए, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, 5, 6 किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया है, ठीक है बच्चों। बुक से देख के आप समझ लेना और ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।